नमस्कार। आप देख रहे हैं साँचिया सच की आवाज़। जैसा कि हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि हम पिछले 2 श्रृंखलाओं से 2 दिनों से एक श्रृंखला आपके बीच लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, काशी के कर्णधार। काशी के कर्णधार में हम काशी के उन तम उन तमाम शख्सियतों, विभूतियों से मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं, जिनका एक बड़ा योगदान है काशी को काशी का सम्मान दिलाने में। इसमें हर क्षेत्र के लोग होते हैं। आज हमारे साथ हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, कवि, आलोचक, कथाकार सुरेंद्र प्रताप जी हैं। हम सुरेंद्र प्रताप जी से आपको रूबरू कराते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। हाँ, सुरेंद्र प्रताप जी ने खास तौर पर 60 के बाद के उपन्यासों पर बहुत काम किया है। समाजवादी मानक के अनुरूप साहित्य को अगर आज कोई चेक कर रहा है, उसकी समीक्षा कर रहा है, आकलन कर रहा है, तो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नामों के तौर पे सुरेंद्र प्रताप जी का जिक्र किया जा सकता है। तो हम यही सबसे पहले सवाल भी सुरेंद्र प्रताप जी से लेते हैं कि हिंदी साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है, खासतौर पे जो 60 के बाद उन्होंने काम किया हुआ ज़्यादा, और 60 के बाद ही लोहिया का आंदोलन, समाजवाद भारत में बढ़ा, तो इस समाजवाद की स्थिति हिंदी साहित्य में किस तौर पे देख पा रहे हैं सुरेंद्र जी? ये देखिए, समाज जिस तरह आज जी अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल हो, डीआइडियलाइज हो गया है, जी यानी आदर्श विहीन, विचार विहीन। जी हिंदुस्तान की राजनीति में विचारधारा का लोप हो गया है। जी और आप गौर करें, जो राजनीतिक स्थिति देश की है जी उसमें विचारधारा का कोई रोल नहीं है। जी तो यह एक संक्रमण की स्थिति है। वही हाल साहित्य का है। जी आज साहित्य में कविता है, आलोचना है, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। और भारत में ही नहीं, अगर आप यूरोप को उठा के इतिहास देखना चाहें या साहित्य देखना चाहें, तो यूरोप में भी कविता और आलोचना की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी तो आज जो भी लिखा जा रहा है उसमें वैश्वीकरण का प्रभाव है, बाजारवाद का प्रभाव है, तनाव है। जी तो एक खास प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है। जी और हिंदुस्तान की सियासत का जो दबाव है, जी उस सियासत को देख कर भी एक खास तरह का साहित्य लिखा जा रहा है। जी अब राष्ट्रीयता की जगह पर भारत बोध शब्द चलाया जा रहा है। जी तो भारत के साहित्य में बाजारवाद के साथ साथ एक दक्षिण पंथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जी पुरस्कारों की होड़ है। जी पुरस्कारों की होड़ के लिए लोग एक खास प्रकार का साहित्य लिख रहे हैं, जी घटिया साहित्य लिख रहे हैं। तो साहित्य में वो बात नहीं है जो 60 के पहले था या 60 के आसपास था। जी और राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर 1967 में सियासत में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उसका असर साहित्य पर भी आया। और एक बहुत बड़ा तबका उस जमाने में था, जैसे कि इलाहाबाद में परिमल का था, और धर्मवीर भारती थे, ये विजय देव नारायण शाही थे, बनारस में सुशांत सिंह थे, प्रोफेसर रघुवंश थे इलाहाबाद में, राम स्वरूप चतुर्वेदी थे, जगदीश गुप्त थे, ये अपने वर्मा जी, लक्ष्मीकांत वर्मा जी थे, कुछ अमरकांत वर्मा जी पर भी प्रभाव रहा। हाँ, वो लोग थे। और इलाहाबाद में किसी जमाने में कमलेश्वर लिख रहे थे, मार्कंडे लिख रहे थे, दुष्यंत कांत लिख रहे थे। तो एक साहित्यिक माहौल था, एक जीवंतता थी, प्रतिबद्धता थी साहित्य में। लेकिन सर क्या वजह रही कि चाहे परिमल हो या जहाँ जहाँ भी
समाजवादी साहित्य उभरा उसका विलय आधे दक्षिणपंथ की तरफ चले गए और आधे वामपंथ की तरफ चले गए। बचा कहीं कुछ नहीं। इलाहाबाद भी जगदीश गुप्त के बाद समाजवाद लगभग खाली हो गया। बनारस में भी आपके आदरणीय बाबूजी बच्चन सिंह जी और फिर आप ले दे करके समाजवाद पर 2 ही नाम बहुत उभर करके आते हैं और इन्हीं-गिनी जगहों पर कुछ-कुछ नाम आते हैं जो मूलधारा तक साहित्य में बने रहे। बाकी या तो लेफ्ट या तो राइट। और इस सब के बावजूद एक बड़ी विडंबना दिखती है कि जैसे दक्षिण पंथ के लोगों के पास आज भी कुछ भी रूपक की ज़रूरत होती है, दृष्टांत की ज़रूरत होती है तो तुलसी के पास चले जाते हैं। लेफ्ट के पास एक बड़ी परंपरा है, वो नागार्जुन हो, मुक्तिबोध जी हों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, तमाम नाम हैं। लेकिन समाजवाद के पास दृष्टांत का कोई साहित्य नहीं मिलता है कि आप जहाँ से एक दृष्टि ले पाएँ या कोट कर सकें। अभी आप मुझे कुछ बताना चाहें, सिखाना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपके पास होंगे जो समाजवादी साहित्य से आए। कहीं न कहीं आप भी मुक्तिबोध जी की तरफ जाएँगे या मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप इस पर स्पष्टीकरण। देखिए, लोहिया के बाद समाजवादी आंदोलन बिखर गया जी, और समाजवादी आंदोलन खुद भी अंतर विरोधों का शिकार रहा बराबर। जी, मैंने कई बार पूरे देश में जब भी जहाँ भी महाराष्ट्र में गया, गुजरात में गया, दिल्ली में और जगहों तो मैंने कहा कि भारत में समाजवादी मॉडल के आदर्श आचार्य नरेंद्र देव थे। जी, आचार्य नरेंद्र देव ने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कही जी, कि ऐसा समाजवाद चाहिए हमें जो लोकतांत्रिक हो। जी, उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लोकतांत्रिक समाजवाद की एक सिद्धांतिकी दी जी, और समाजवादी पार्टियां टूटती फूटती रहीं, उनमें आपस में बहुत गतिरोध रहा, मतभेद रहा, निजी अहंकार, निजी वर्चस्व की एक दौड़ भूख और प्रतिद्वंदिता थी। और आप देखिए उसी में से निकल के आए जयप्रकाश नारायण और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और हिंदुस्तान में सियासत को उन्होंने बदल दिया। इंदिरा गांधी हरा दिया, कांग्रेस साफ हो गई उसके बाद। लेकिन सर अगर मैं देख पाता हूँ जैसे कांग्रेस का जो शुरुआती दौर रहा, नेहरू जी का दौर, तो नेहरू जी के दौर में कांग्रेस भी लगभग समाजवादी ही दिखती है। उन्होंने समाजवाद को स्थापित किया जो मुझे लगता है। और उस समय आपके जो समाजवाद के ज़्यादातर नेता थे वो भी कांग्रेसी ही थे। तो क्या वजह रही कि कांग्रेस से इतना ज़्यादा टकराव अचानक से बढ़ा उस समाजवाद से अलग होकर के? आचार्य नरेंद्र जी का अपना लोकतांत्रिक समाजवाद, लोहिया जी ने वैज्ञानिक समाजवाद की बात की, राजनारायण भी जी भी अलग समाजवाद को लेकर के आए और जो साम्यवाद का समाजवाद था जो बरास्ते मार्क्स आ रहा था, इकोनॉमी पर मार्क्स भी उसी तरह से काम कर रहे थे जिसमें से समाजवाद निकला। तो ये अंतर विरोध को कैसे चॉक आउट करेंगे कि कांग्रेस से मार्क्सवाद के बीच में कोई और स्पेस ना मिलने पर एक नया लबादा ओढ़ लिया गया या कोई वाजिब वजह थी इस समाजवाद की? अब आप ये देखिए कि जवाहरलाल जी समाजवादी थे, जी, उनकी किताब भी है और उनके तमाम भाषण हैं और उन्होंने लखनऊ में एक अखिल भारतीय अधिवेशन में कहा जी, कि जब तक समाजवादी नीतियां समाज के सबसे निचले तबके तक तक नहीं नहीं पहुँचेगी। पहुंच जी, पाती, समाजवाद नहीं आ सकता। जी, और इसी समाजवाद के कारण वह आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया जी को बहुत मानते थे। जी, जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जी, को जवाहरलाल जी ने आचार्य जी से कहा कि आप इसको देख लीजिए जी, और आचार्य नरेंद्र देव ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ऊपर नीचे पूरा देखा और उन्होंने उसमें बहुत से सुझाव दिया। जी, और हुआ क्या कि आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी से सैद्धांतिक और आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस से बराबर मतभेद चलने लगा उस जमाने में, जी, खासतौर से 1934 के पहले। जी, और अ, कांग्रेस में जवाहरलाल जी समर्थक थे इन लोगों के, लेकिन जो दूसरा तबका था, दक्षिणपंथी तबका था, सरदार पटेल थे, जी, ये
मोरारजी देसाई देसाई थे, जी। और जो लोग, गुजरात और महाराष्ट्र की जो पूरी लॉबी थी हाँ, बेसिकली कहा वो जाए। जो जी, दक्षिणपंथी लॉबी थी, जी, वो इन लोगों के बराबर खिलाफ थी। जी, और आचार्य जी को, जयप्रकाश नारायण को लगा कि कांग्रेस में रह पाना मुश्किल है। जी, उन्होंने, आचार्य जी ने अपनी किताब में लिखा है जी, कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। और आप ये देखिए, ट्रेजेडी देखिए, जी, आचार्य नरेंद्र देव जैसे बड़े आदमी जी, ने, हाँ, इन्हीं असहमतियों के कारण 1934 में जी, अ, आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। जी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाने का मतलब था कि समाजवादी नीतियों को कांग्रेस में क्रियान्वित करना। जी, बाद में दक्षिण पंथियों ने कहा कि एक पार्टी में रह के दूसरा संगठन नहीं बनाया जा सकता, और उन्होंने दबाव डाला कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में रह के काम कर रहे हैं। तो अब जवाहरलाल जी, इनके आचार्य नरेंद्र देव के कहने के कारण जवाहरलाल जी ने मजदूरों किसानों की बात को अपने प्रस्ताव में लखनऊ में शामिल किया जी, कि बिना मजदूरों किसानों को लिए हुए किसी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है, और देश की आज़ादी में आज़ादी हासिल करने के लिए भी मजदूर किसानों का एक महत्व है, तो उन्हें प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए। जवाहरलाल जी ने आचार्य जी के कहने से शामिल कर लिया। लेकिन जब बाद में बहुत टकराव हुआ, मतभेद हुआ, तो आचार्य नरेंद्र देव अपने साथियों के साथ विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अब आइए देखिए, अच्छा, सच पूछा जाए, मैं इस बात को बहुत आजकल कह भी रहा हूँ कि समाजवाद का फाउंडर आचार्य नरेंद्र देव है, जी, कोई और नहीं है। जी, राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव के बाद आते हैं समाजवादी आंदोलन में। जी, तो जो ये होता था, लोहिया जी ने, लोहिया जी के कुछ मौलिक ग्रंथ हैं, जैसे कि जर्मनी से पीएचडी करके आए, लेकिन वे दोनों लोगों का जब मैं देख पाता हूँ तो दोनों लोगों का समाजवाद अलग-अलग समाजवाद लेकर के आते हैं। भले समाजवाद के मूल में तो एक ही चीज़ है, लेकिन जब लोहिया जी लेकर के आए तो ज़्यादा जो जर्मनी की आप जो बात कर रहे हैं, जो वहाँ का साहित्य रहा या वहाँ का जो विचारधारा रही, उसके अनुरूप लेकर के आए और आचार्य नरेंद्र देव जी भारत के अनुरूप उसको परिमार्जित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो मैं समझ पाता हूँ। ऐसा है। देखिए, आचार्य जी अपने को साफ कहते हैं कि मैं मार्क्सवादी हूँ, जी, और आचार्य नरेंद्र देव ने ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना की, तो सिर्फ कहा नहीं, उसकी थ्योरी उन्होंने दिया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, उसको उन्होंने परिभाषित किया है। और मैं आपको ये बता रहा था कि समाजवादी आंदोलन की विफलता, आचार्य नरेंद्र देव, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद 53 या 54 में दिवंगत हो गए। तो आचार्य नरेंद्र देव के सबसे घनिष्ठ शिष्य चंद्रशेखर जी थे, अशोक मेहता थे, और कई मराठी लोग थे जो आचार्य जी के शिष्य थे। पूरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ही थी। लेकिन ये बहुत ट्रेजेडी की बात है, दुख की बात है, इन सारे लोगों ने आचार्य नरेंद्र देव की नीतियों को कहीं क्रियान्वित नहीं किया। अब आप देखें ना, मैं बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहता हूँ, 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए, चौथी बार उनके बेटे मुख्यमंत्री हुए, 4 बार जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बने, संबित सरकार बनी बिहार में, करपी ठाकुर बने थे मुख्यमंत्री। आप इन सारे लोगों का पूरा समय देख लीजिए कि पिछले 25-30 सालों में क्या कर पाए। ये समाजवाद को कहीं क्रियान्वित नहीं कर पाए ये सारे के सारे लोग। और आचार्य नरेंद्र देव की ग्रंथावली 8 खंडों में अभी 3-4 साल पहले जेएनयू के प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने संपादित किया। इतना देर, यानी आचार्य नरेंद्र देव को लोग ठीक से समझ नहीं पाए। तो जो आप बात कह रहे थे, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य नरेंद्र देव ने
मार्क्सवाद को मिला करके समाजवाद की थ्योरी दी, इसीलिए उसका नाम उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद, जी। समाजवाद दिया। और उन्होंने एक चीज परिभाषित किया, राष्ट्रीयता और समाजवाद। जी। उनकी एक पुस्तक है राष्ट्रीयता और समाजवाद, जी। समाजवाद, और उनका कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयता के लिए समाजवाद आवश्यक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। तो भारत में जो समाजवाद विफल हुआ, जी। उसका कारण ये है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह उनके में प्रतिबद्धता नहीं थी नेताओं में। जी। वो वर्चस्व की होड़ थी, जी। अहंकार था, मतभेद था। तो आचार्य नरेंद्र देव थ्योरिटिशियन थे। जी। राम मनोहर लोहिया ने उनकी बात को, कुछ अपनी बात को जी। क्रियान्वित करने की कोशिश किया, और लोहिया जी को समय मिला, आचार्य नरेंद्र देव को समय नहीं मिला। जी। लोहिया जी 1967 में गैर कांग्रेसवाद का पहले से नारा दे रहे थे, जी। और 1967 में लोहिया जी इसमें सफल हुए, और उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया, तमाम सभी सरकारें बन गई। एक बड़ा परिवर्तन। जी। दूसरा बड़ा परिवर्तन आचार्य नरेंद्र देव ने किया। आचार्य नरेंद्र देव ही समाजवादी थे, जी। और मेरा ये मानना है कि आज की जो सियासत भारतीय जनता पार्टी की, दक्षिण पंथ की जो सियासत है, जो भारत में एक प्रकार की छद्म इमरजेंसी जी। की स्थिति आज बनी हुई जी। है। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक है, बहुत सी चीज़ों पर नियंत्रण है, और पूरे संसदीय लोकतंत्र को आज सरकार नहीं, कारपोरेट हाउसेस चला रहे हैं। जी। ये दुर्भाग्य की बात जी। है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिन में जो संघर्ष होगा जी। वह समाजवाद और दक्षिण पंथ का होगा। जी। बिना हाँ, समाजवादी बेसिकली मॉडल, इसको मुझे लगता है कि कई बार समाजवादी इसको उतने गंभीरता से नहीं देख पा रहे जितना दक्षिणपंथी ताकतें देख रही हैं, और समाजवाद को जब आप लागू करना चाह रहे हैं उससे पहले उन्होंने कारपोरेट के हाथों में सब कुछ गिरवी रखना शुरू कर दिया। तो क्या लगता है कि मतलब तब तक समाजवाद के पास कुछ बचेगा लड़ने के लिए, यह स्थिति चलती रही तो? देखिए आज की जो स्थिति है बहुत संकटपूर्ण है। अब पूरे दुनिया में वैश्वीकरण का दौर है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बाजार हावी है, उपभोक्तावाद हावी है। एक गांधी जी का तौर तरीका था, एक कबीर का तौर तरीका था, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अपने भूखा ना रहे साधु न भूखा जाए। पर आज ये बाजारवाद है, वो आदमी को लुभाता है। आदमी का मन चंचल है, और वो सोचता है कि हम क्या खरीद लें, क्या ले लें। एक रैट रेस, एक दौड़ है। इस दौड़ में आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र कारपोरेट हाउसेस चला रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कारपोरेट हाउसेस से मुकाबला करना काफी कठिन काम है, और ये तभी संभव है जब तमाम समाजवादी विचार में विश्वास रखने वाले लोग या समाजवादी शक्तियां, उसमें हमें मजदूर को, किसान को, नौजवान को, अल्पसंख्यक को मिला करके एक मोर्चा बनाना होगा। फिर प्रश्न ये आता है कि आपके पास कौन सी विचारधारा है। जी, तो देखिए मैं मैंने बहुत 30-35 साल से मैं एक चीज खंगालते खंगालते एक निष्कर्ष पाया हूँ, आप लोगों से भी मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, स्वागत। कि हमारे पास अगर कोई समाजवाद का मॉडल नहीं होगा, हमारे पास कोई आर्थिक नीति नहीं होगी, सामाजिक नीति नहीं होगी, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए, शिक्षा के लिए कोई नीति नहीं होगी, तो हम कहीं कहीं खड़े नहीं हो सकते, न किसी से लड़ सकते हैं। तो समाजवाद का जो मॉडल है वो आचार्य नरेंद्र देव का लोकतांत्रिक समाजवाद ही है। जी, उसी के आधार पर, या लोहिया की नीतियों के आधार पर, आपको बताऊं ये बनारस बहुत बड़ा समाजवाद का गढ़ था।
चूंकि अभी आपने भी जिक्र किया, मैं एक प्रश्न यही ले लेता हूँ, कंटिन्यू इसको करेंगे। अभी आपने कबीर का जिक्र किया और मैं जब कबीर को देखता हूँ, चूंकि काशी में हम बात कर रहे हैं और काशी के ही कबीर थे, कबीर से पहले मतलब मुझे कोई दूसरा समाजवादी नहीं दिखता भारत में, कि सबसे बड़े सिद्धांतकार के तौर पे भारत के पास मुझे कबीर दिखते हैं समाजवादी। लेकिन उनको समाजवाद ने कभी अपना नायक नहीं माना या अपने साथ कभी लिया नहीं, उनको केवल संत बना करके जैसे दक्षिणपंथी संतों को उपेक्षित ये करता बड़ी वैसे अच्छी बात आपने कही। देखिए, अगर मैं कहूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, भारत का जो राजनीतिक है वो सीमित है, विचारों में सीमित है। वो क्या जाने कि कबीर क्या है, वो क्या जाने कि हमारी संत परंपरा कितनी महान है, वो क्या जाने कि इस महान संत ये परंपरा इस्लाम से कैसे टक्कर ली, कैसे हिंदुस्तान की सभ्यता को, हेरिटेज को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बचा के रखा। वो कबीर से की बचा। वो भक्ति आंदोलन न चलाए होते तो शायद इस समाज का शायद इस्लामीकरण हो गया होता या क्या होता, हम नहीं कह सकते। तो आज देखिए, कबीर तुलसीदास से ज्यादा बड़े संत हो गए। सारी दुनिया में कबीरदास की चर्चा है। क्यों? कि कबीर समता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, जात पात तोड़ने की बात कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। राम कथा कहते हैं तो वो भी अधूरी कहते हैं। सीता का अंत का जो सीता भूमि में समा जाती है, वो पूरा का पूरा हिस्सा छोड़ देते हैं। तो आपने जो एक बहुत बढ़िया सवाल किया कि कबीर के बारे में नहीं सोचते, तो वो हमारे नेता जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ नाम लेकर के, आज बेपढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री बनने की बात सोच रहे हैं। वो क्या समाज चलाएंगे, क्या अर्थनीति समझेंगे, क्या सोशल साइंसेस को समझेंगे, वो कौन सी नीति बना पाएंगे। इसलिए समाजवाद को जानना जरूरी है, समाजवाद के मॉडल को जानना जरूरी है, समाजवाद की परंपरा को जानना जरूरी है। और अगर उसमें मिला करके हम मार्क्सवाद, गांधीवाद की कोई नई केमिस्ट्री तैयार कर लें तो कोई बुराई नहीं है। हम हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। हिंदुस्तान को बचाने का एक ही मात्र रास्ता है, समाजवाद। हाँ, लेकिन जो स्थिति दिख रही है ये मतलब सबसे जरूरी मंत्र हो सकता है जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। केवल पार्टियां समाजवाद के नाम पे बन रही, लबादे समाजवाद के ओढ़े जा रहे हैं, विचार खारिज है, जो मुझे वास्तविक धरातल पर दिखता है। अब आप इससे कितना सहमत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे विचारधारा तो लुप्त होती दिख रही है, पार्टी में नाम है। तो सहमत है इससे आप कि आने वाले टाइम में आप इसको ताकतवर बना पाएंगे, या समाजवादी लोग एक मंच पे एक साझा आंदोलन, साझा विमर्श विकसित कर पाएंगे? अब आप देखिए, राम मनोहर लोहिया ने जात तोड़ो की बात की और उनके समय में पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े वर्ग ने जात तोड़ो, बहुत सम्मेलन हुआ। जात इसलिए तोड़ो कहा उन्होंने कि समता मूलक समरसता वाला समाज बनाने के लिए जात रहित होना चाहिए। और हम कबीर के समय में भी कहा, जात पात बूझत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। तो जात पात के खात्मे की बात तो कबीर के साहब कहते रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते रहे। मुझे एक चीज याद आती है, जब मुलायम सिंह जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो ओथ लेने के पहले गलती से अपॉइंटमेंट मिल गया हम लोग, हम थे सत्य प्रकाश थे, उनकी पत्नी अंजना प्रकाश थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या देखा डॉक्टर? मैंने कहा तो मैं यही देख रहा हूँ, सियासत बदल रही है, आप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कहा नहीं, तुमने मेरी लिस्ट नहीं देखी। डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर साहब ने कहा था 100 में 60 पाए पिछड़ा, 40 अगड़ा। उन्होंने कहा मैंने इसको उलट दिया। उस मंत्रिमंडल में मुलायम सिंह यादव ने 60% सवर्णों को दिया, 40 में सबको कर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और
बाकी लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। अब आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में जात विशेष का महत्व है। जी और एक बार चंद्रशेखर जी कहे थे, बहुत अच्छी बात कहे थे, हम बैठे हुए थे साथ, उन्होंने कहा, वो छपा भी था, उन्होंने कहा कि जब आप पिछड़ा वर्ग को अवसर नहीं देंगे, जी लोहिया जी ने इसके लिए विशेष अवसर का सिद्धांत बनाया था जी कि 100 में 60 पिछड़ा वर्ग को दीजिए, 40 में। अगड़ा जी प्रभुनारायण सिंह जब मंत्री बने थे जी तो 40 वाले में बने थे, जी 60 वाले में तमाम दूसरे लोग बने थे, जी वो कई लोग बने थे, पिछड़ा वर्ग के बने जी थे। जी जी तो मुलायम सिंह जी के बाद वो समीकरण नहीं बन पा रहा है, जी और उनके बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं, जी उनको बहुत कुछ करना चाहिए था। आने वाले समय के चेहरे हैं, आने वाले समय के नेता हैं। जी तो अगर वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और खुद मुलायम सिंह की नीतियों को ले करके चलने की कोशिश करें तो ये उत्तर प्रदेश में सियासत बदल सकती है। जब ये दृष्टांत आप मुलायम सिंह के लिए कह रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी नीतियां हैं मुलायम सिंह को जो चिन्हित की जा सकती हैं, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर के मुलायम सिंह ने लागू की हो, इम्प्लीमेंट किया हो नीतिगत स्तर पर? देखिए, मुलायम सिंह जी थ्योरिटिशियन नहीं थे, जी लेकिन मुलायम सिंह ने थोड़ा सा कोशिश किया राम मनोहर लोहिया की नीतियों कार्यक्रमों को लागू करने का। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, मुलायम सिंह यादव ने आदेश जारी किया कि गाड़ी से लेकर के सरकारी कार्यालय, इसमें उसमें सब प्लेट हिंदी में हो। जी हिंदी को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, जी हिंदी के साहित्यकारों को भी उन्होंने दिल खोल करके पुरस्कार बांटे। जी हिंदी संस्थान में वो ले आए वर्मा जी को, जी और हिंदी साहित्य को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। जी उन्होंने गिरिराज किशोर राम मनोहर लोहिया के पिए थे, हिंदी के सबसे बड़े उपन्यास का मैं उनको मानता हूँ, जी वो उनको उन्होंने महत्व दिया। जी तो अब वो देखिए, 60 सैकड़ा के सिद्धांत उन्होंने अपने पहले मंत्रिमंडल में लागू किया, दूसरी बार मुख्यमंत्री थे तो लागू किया। जी तो 6.25 एकड़ की लगान पहले ही हो चुकी थी, जी उसको मुलायम सिंह ने क्रियान्वित किया, और किसानों के लिए एक विशेष दर्जा मान करके मुलायम सिंह ने तमाम स्कीमें लागू की, और उनके लिए उन्होंने बहुत सा काम किया। जी तो क्या वजह रही कि खासतौर पे जब हम देखते हैं कि कमंडल के दौर में, मतलब जब ये मंडल कमीशन आया उसी समय कमंडल चला, और उसके बाद मुलायम सिंह जी जैसे जो समाजवादी धड़े के नेता थे बड़े आगे आए, लेकिन 2014 आते आते तक सब एकदम से खत्म हो गया पूरे देश में। क्या वजह रही कि क्यों नहीं बचा पाए? अगर आपको मौका मिला तो क्यों आपने एकदम एंटी कांग्रेस को आपने नेस्तनाबूद किए, जो कहीं आपके साथ कुछ जगहों पर सहचर हो सकती थी, लेकिन आपसे बिल्कुल दूर की चीजें दक्षिणपंथी ताकतें पूरी तरह से हावी हो गई, तो आपने क्यों इतना गैप कर दिया जाए देखिए, स्पेशली? जब विचारधारा का लोप होगा, जी भारत में ही नहीं दुनिया में, जी तब तब दक्षिणपंथी सरकारें आएंगी। जी आप नेपाल को देख लीजिए, जी नेपाल में जो नेपाली कांग्रेस थी, जी वो नेपाली कांग्रेस आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और लोहिया से प्रभावित थी। जी वहाँ के नेता जो बीपी कोइराला पहले प्रधानमंत्री थे चुने जी हुए, जी वो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के बहुत ही करीबी और सही लोहिया से जी के माना जाए तो दोस्त थे। आचार्य नरेंद्र देव को मैं जब देख पाता हूँ, तो आचार्य नरेंद्र देव को अगर कोई राजनैतिक तौर पे किसी ने सबक लिया तो सबसे ज्यादा कोइराला जी में दिखता है। जी जितना भारत में मुझे किसी नेता में आचार्य नरेंद्र देव का नहीं दिखता, उतना वो लेख वो करते रहे हमेशा, बल्कि लोहिया का कभी वो उतना जिक्र नहीं करते रहे जितना वो आचार्य नारायण देव का जिक्र करते रहे। तो आचार्य नरेंद्र देव का जिक्र इसलिए देखिए, आचार्य नरेंद्र देव अब इधर जब से वो ग्रंथावली आ गई है, जी तब से थोड़ा सा पढ़े लिखे समाज में लाइमलाइट में आए। जी और आचार्य नरेंद्र देव का एक फंक्शन था लखनऊ में, जी उनकी जयंती थी, तो उसमें अखिलेश जी को बुलाया गया था। जी
अखिलेश जी को हमने संपादक से कहा ग्रंथावली दीजिए, तो उन्होंने दिया। तो अखिलेश जी ने हंस के कहा कि अरे भाई, इसके बारे में आप हमको कुछ थोड़ी जानकारी वगैरह दे देते तो मैं इस पर कुछ बोल पाता। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम आचार्य नरेंद्र के बारे में खास कुछ नहीं जानते हैं। तो हम लोगों ने उनको ये ग्रंथावली दिया और फिर कहा कि इनको नोट्स दीजिए 5 पेज का। और उनसे हम लोगों ने कहा, आग्रह किया कि देखिए अखिलेश जी, आपके पिताजी डॉक्टर लोहिया को मानते थे, आचार्य नरेंद्र देव को मानते थे, तो आपसे आग्रह है कि आचार्य नरेंद्र देव को आप थोड़ा सा पढ़ के और इस बारे में भी कोशिश करिए, आचार्य नरेंद्र देव लोहिया को मिला करके जो समाजवाद बनता है उस पर चलने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। जी, चलिए अब आते हैं अपने हम मूल सिरे पर, साहित्य की तरफ। साहित्य में आज वर्तमान में समाजवाद कितना बचा हुआ है? साहित्य में तो आज समाजवाद एकदम नहीं बचा है। जी, तो शायद इससे बड़ी विडंबना, अगर साहित्य में नहीं बचेगा तो राजनीति में बचना या बचा पाना मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी संभव होगा। साहित्य में अगर कहीं बचा है तो हिंदी आलोचना में बचा है। जी, मूल साहित्य जो उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं हैं, इनमें कहीं नहीं दिख रहा है। इनमें कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर का है, उसमें गांधी जी हैं, थोड़ा बहुत समाजवाद है, क्योंकि गिरिराज देखिए जितना गिरमिटिया में समाजवाद मिलेगा उतना समाजवाद तो आपको तमाम दक्षिणपंथी साहित्य में भी मिल जाता है। आप क्या तुलसी के यहाँ पूरी तरह समाजवाद को खारिज कर लेंगे? वो भी तो लेकर के सबरी के बेर खिला ही देते हैं किसी न किसी प्रकरण में। औचित्य कुछ भी लेकर के आए, उतना समाजवाद तो भी लेके जाते ही हैं। कहीं चाहे ईश्वर स्थापित करना हो, कबीर के राम को अपने राम में तब्दील करना हो, तो अपने राम को भी सबरी के माध्यम से स्टैब्लिश करते हैं, अहिल्या के माध्यम से स्टैब्लिश करते हैं। तो उतना समाजवाद तो हर साहित्य लेकर के आता है, उसके बिना उसका कोई औचित्य नहीं बचेगा। देखिए, यहाँ भी आपने गंभीर प्रश्न किया। हम लोगों का मानना है कि बिना वैचारिक प्रतिबद्धता के श्रेष्ठ साहित्य नहीं लिखा जा सकता। चाहे आलोचना हो, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, कविता हो, उसके लिए वैचारिक प्रतिबद्धता का होना जरूरी है। अब आप देखिए, जो अभी आपने चर्चा किया था इलाहाबाद के परिमल के लोगों का, परिमल के लोग समाजवादी विचारधारा को लेकर साहित्य लिखे, पर परिमल के खत्म होने के बाद वो साहित्य में नहीं रहा। साहित्य में बाजार आ गया। और इधर जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो खास तरह के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। अब चूंकि 60 के बाद के उपन्यासों में आपने काफ़ी काम किया है, तो अभी कविता के स्तर पर भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है, तो क्या लगता है कि भविष्य में कुछ उम्मीद है कि समाजवाद या जो भी रिवॉल्यूशन की पृष्ठभूमि बनेगी, उसके लिए आज का साहित्य कहीं तैयार हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास सारे तो दृष्टांत आ रहे हैं, आज भी हम मुक्तिबोध के आगे नहीं बढ़ पा रहे, निराला से आगे नहीं बढ़ पा रहे। खासतौर पे जो ये 2-3 दशक गए हैं आपके, यहाँ से हमें कोई दृष्टि नहीं मिल पा रही। आज भी हमें पुरखे प्रेमचंद की तरफ देखना पड़ता है, उन्हीं से लाइन लेते हैं, चाहे साहित्य को की बात करनी हो, राजनीति की बात करनी, तो हमारे इस 3 दशक का साहित्य कहाँ है? अब आपने बहुत सही नाम लिया मुक्तिबोध का। 1964 में अंधेरे में कविता उन्होंने लिखी, करीब 50 पेज की कविता है। उस अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध भारत में समाजवादी क्रांति चाहते थे। एक खास तरह की कविता है, उसमें खास तरह का मॉडल है, खास तरह की विचारधारा है और खास प्रकार का कथ्य, शिल्प और संदेश है। बहुत आश्चर्य की बात है कि मुक्तिबोध ने कविता के लिए जो आदर्श दिया, कविता के लिए जो मॉडल दिया, उसके आगे कविता बढ़ नहीं। जी, बिल्कुल। मैं मतलब अंधेरे में ही नहीं बल्कि मैं भूल गलती का भी वही ज़िक्र करना चाहूँगा, चाँद का मुँह टेढ़ा है का भी ज़िक्र करना चाहूँ कि इतनी ताकतवर कविताएँ कि उसके बाद आज भी हम कोई कविता उठाते हैं तो बौनी नज़र आती है या पासंग पे खड़ी उसका होती है। कारण है विचारधारा का लोभ।
उन कवियों के पास विचारधारा नहीं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे तमाम मित्रों के कविता संग्रह है, आप उसमें देख लीजिए क्या है, गंगा जी हैं, फूल है, पत्ती है, सीढ़ी है, ये है। जी। हाँ, तो गजरे वो के इर्द-गिर्द तो कविता उसमें खूब लिखी जा रही है उसमें इस मूल तरह। की समस्याएं नहीं है, जी, आदमी की समस्याएं नहीं है, जी, आदमी किस तरह से टूट रहा है, जी, किस तरह गांव टूट रहा है, गांव मर रहा है, जी, किस तरह से समाज दुखी है, खंड खंड हो रहा जी, है, किस तरह से हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारा हेरिटेज और ये वैश्वीकरण खत्म कर रहा है, छोटे बाजार को किस तरह खत्म कर रहा है, किस तरह आदमी की मानसिकता को वो बदल रहा है, जी, किस प्रकार वो संवेदना मर गई है, जी, संवेदना आज नहीं है। तो संवेदना नहीं है और विचारधारा नहीं है, तो कविता वैसी ही घटिया लिखी जाएगी। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन अभी डॉक्टर साहब ने कही है कि संवेदना और विचारधारा नहीं है तो कविता घटिया लिखी जाएगी। इसे मैं तमाम दर्शकों से भी आग्रह करूँगा कि इसे वो मंत्र की तरीके से हो सके तो कंठस्थ करें, नोट करें और सिर्फ कविता नहीं बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी साहित्य बिना इसके नहीं लिखा जा सकता। हम आभारी हैं कि डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण लाइन हमारे मंच से कही है। जी। और अब इसी के साथ चूँकि समय लंबा हो चला है, हम डॉक्टर साहब को फिर से अपने मंच पर आमंत्रित करेंगे और अभी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे की जानी चाहिए। अभी तो हम इतिहास में रह गए, वर्तमान पर बहुत कम बातें हो पाई। तो अगले खंड में हम डॉक्टर साहब से वर्तमान की राजनीति, वर्तमान के साहित्य पर और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए